कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में। आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज में हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी के मंडल के महत्वपूर्ण रचनाकारों और उनकी रचनाओं को। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान? तो देखिए, उदयभान चरित जो है वह रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। हम सब जानते हैं कि रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है और इसके लेखक थे इंशाअल्लाह खान। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? देखिए, ऑप्शन के तौर पर है हमारे सामने सिंहासन बतीसी, वैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और मंडोवर का वर्णन। तो यहाँ पर पूछा है लल्लू लाल की कौन सी रचना नहीं है, तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मंडोवर का वर्णन लल्लू लाल की रचना नहीं है, बाकी सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी और शकुंतला नाटक जो है लल्लू लाल की रचना है। हिंदी के 4 प्रमुख गद्यकार माने जाते हैं, जिन्हें की 4 प्रमुख गद्य स्तंभकार भी माना जाता है। इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र, मुंशी सदाशिव लाल और लल्लू लाल। ठीक है। प्रश्न 3 है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो देखिए, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपने शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में सुना होगा। इन्होंने फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास किया था सन 1868 ईस्वी में, एक लिपि संबंधी प्रतिवेदन देकर, जिसका नाम था मेमोरेंडम कोड करेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से, अर्थात इस नाम से। और इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना और हिंदी व्याकरण, ये बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न 4 है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन निम्न में से किस लेखक का है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद या फिर इंशाअल्लाह खान? तो देखिए, ब ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने ही कहा था कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य शैली के विधायक माने जाते हैं, पुरोधा माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा को हिंदी संस्कृति से ही नहीं बल्कि संस्कृत निष्ठा से जोड़ने का भी प्रयास किया। और आपने सुना होगा, प्रजा हितैषी नामक पत्र की शुरुआत इन्होंने की थी आगरा से। ठीक है। और कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद भी किया था इन्होंने। प्रश्न 5 है, फ्रेडरिक पिंकॉट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत? तो देखिए, फ्रेडरिक पिंकॉट भारत में जो है हिंदी भाषा के समर्थक थे। वैसे इंग्लैंड के निवासी थे फ्रेडरिक, किंतु हिंदी के परम हितैषी माने जाते हैं और स्वयं हिंदी में लेख लिखने तथा हिंदी पत्रिकाएं संपादित करने के अलावा इन्होंने तत्कालीन हिंदी लेखकों को भी प्रोत्साहन दिया था। कहते हैं कि इंग्लैंड में बैठे बैठे ही इन्होंने हिंदी पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था और भारतीय सिविल सिविल सेवा में हिंदी के प्रतिष्ठापन का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, फ्रेडरिक पिंकॉट को। ठीक है, याद रखना है ये तथ्य आपने। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चूरन साहब जो लोग खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरीशचंद्र की या फिर राधा कृष्ण गोस्वामी की? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरीशचंद्र की। उनका जो प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, उसी से यह काव्य पंक्ति रखी गई है यहाँ पर। देखिए, कई बार क्या होता है ना, बुक्स में भी मिसप्रिंट हो जाता है, गलत टिक लग जाता है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद पर लग गया था, लेकिन इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरीशचंद्र, अर्थात ऑप्शन सी। प्रश्न 7 है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, विशाख, अंधेर नगरी या फिर प्रेम जोगिनी? तो देखिए, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी और नील देवी जो है भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक है, जबकि विशाख किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है विशाख। तो ठीक है, तो ऑप्शन ब जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिलीशरण गुप्त की, भारतेंदु की, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र की? तो देखिए, यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरीशचंद्र की बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति कहलाई जाती है और यह प्रसिद्ध कविता निज भाषा से ही ली गई है। ठीक है, निज भाषा कविता इनकी थी भारतेंदु हरीशचंद्र की, उसी की यह काव्य पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल।
प्रश्न 9 देखिए, भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शंस है महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु। तो हम सभी जानते हैं कि भारत भारती रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस रचना में स्वदेश प्रेम को दिखाया गया है कि जो भारत की वर्तमान दशा है और भावी आने वाली जो दुर्दशा है उससे उबरने के लिए किस तरह का समाधान खोजा जाए। तो इसी समाधान को खोजने का एक सफल प्रयोग है भारत भारती। प्रश्न 10 देखिए, जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ लपतात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सुखात। यह दोहा किस कवि का है? कबीर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तुलसी का या फिर राधा कृष्ण दास का? तो राधा कृष्ण दास जो हैं भारतेंदु के फुफेरे भाई माने जाते थे और ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडलों में भी राधा कृष्ण दास रहे थे। और इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो देश दशा और भारत 12 मासा जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी है। अथा इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि जे ही विषया संतन तजी मूढ़ ताही लिपटात, जेनर डारत बमन करी स्वान स्वाद सुखात, ये इनकी बड़ी ही चर्चित पंक्ति मानी जाती है। प्रश्न 11 देखिए, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर नाथुराम शर्मा शंकर? तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक जो ग्रंथ है वह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। प्रश्न 12 देखिए, नीति विनोद के रचयिता का क्या नाम है? गोविंद गिलाभाई, राधाचंद्र गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर अंबिका दत्त व्यास? तो आप देखकर समझ चुके होंगे कि गोविंद गिलाभाई की रचना है नीति विनोद। ठीक है, और गोविंद गिलाभाई जो हैं श्रृंगार और नीति विषयक रचनाओं के लिए बड़े विख्यात रहे थे अपने समय में। प्रश्न नंबर 13 है, लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि कौन है? लोकोक्ति शतक के रचयिता, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर मतीराम? तो देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है लोकोक्ति शतक। प्रताप नारायण मिश्र हम सभी जानते हैं भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और भारतेंदु जैसी रचना शैली थी इनकी, विषय वस्तु भी और जो भाषागत विशेषताएं थी वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी थी, जिस वजह से प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु या फिर द्वितीय हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है हिंदी साहित्य में। प्रश्न 14 देखिए, कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? ऑप्शंस है भारतेंदु, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रेमधन? तो देखिए, प्रेमधन ऐसे कवि थे जो उर्दू में कविता लिखते थे अब्र उपनाम से। अगर वहीं पर देखा जाए तो भारतेंदु किस उपनाम से जो है उर्दू में कविता लिखते थे? रसा उपनाम से। ठीक है, तो इस तरह से कई कवि हैं जो अन्य डिफरेंट नाम से, उपनाम से जो है उर्दू में कविताएं लिखते थे या कहीं डिफरेंट भाषा में कविता लिखते थे। प्रश्न 15 है हमारे सामने, फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु या फिर निर्मल वर्मा? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है फूलों का गुच्छा। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, देवयानी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राधा कृष्ण दास की या फिर सत्यनारायण कविरत्न की? तो देखिए, देवयानी जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रेम, संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न 17 देखिए, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? प्रेमघन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, नरेश मेहता की या फिर राधा कृष्ण दास की? तो बद्री नारायण चौधरी, इन्हीं का नाम प्रेमघन है, उपनाम। ठीक है, और उर्दू में ये अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, और इन्हीं की प्रसिद्ध पंक्ति है धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी। यह पंक्ति अक्सर कई बार पूछी है। भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवियों में आते हैं आपके बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। प्रश्न 18 देखिए, मन की लहर के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार बिलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली और दंगल खंड जैसी रचनाएं रची हैं इन्होंने। ठीक है। प्रश्न 19 देखिए, इनमें से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीयता का स्वर मिलता है हरिश्चंद्र की रचनाओं में। लोकगीत की शैली पर जो सामाजिक कविताएं लिखी गई है तो यह भी काव्य की विशेषता थी इनके। बाकी प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण नहीं मिलता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में, इसीलिए ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई?
भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मैथिली शरण गुप्त को, अंबिका दत्त व्यास को या फिर श्रीधर पाठक को? तो अंबिका दत्त व्यास को जो है सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग के कवि और ब्रज भाषा के कुशल और सरस कवि माने जाते थे। और पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर अंबिका दत्त व्यास को काशी कविता वर्धनी सभा ने सुकवि की उपाधि से सम्मानित भी किया था। प्रश्न 21 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि गलत कौन सा युग्म है। ठीक है, फूलों का गुच्छा भारतेंदु की रचना है, सही है। जीर्ण जनपद प्रेम घन की रचना है, यह भी सही है। भारत 12 मासा राधा कृष्णदास की रचना है, यह भी सही है। प्रेम संपत्ति लता जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना नहीं है, बल्कि प्रेम संपत्ति लता जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन स जो है इसका गलत युग्म होगा। प्रश्न 22 देखिए, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? विकल्प के तौर पर हमारे सामने है भाषा योग वशिष्ठ को, प्रेम सागर को, सुख सागर को या फिर चंद छंद वर्णन की महिमा रचना को। ठीक है, तो भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की ऐसी रचना है जिन्हें खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। बाकी रही प्रेम सागर की बात तो यह लल्लू लाल जी की रचना है और सुख सागर सदा सुख लाल की रचना है तथा चंद छंद वर्णन की महिमा आपके कवि गंग की रचना है। ठीक है, प्रश्न 23 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? परंपरा विरुद्ध दृष्टिकोण होगा यह, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से इसको लिया जाएगा, या फिर मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की तरह लिया जाएगा, या फिर वेद सम्मत कोई जीवन दृष्टि के तौर पर इसको माना जाएगा? तो ऑप्शन द सही उत्तर होगा कि जो आधुनिक काल शब्द का हम प्रयोग करते हैं मध्यकाल से भिन्न, मतलब मध्यकाल से अलग और नए इस लोक के तौर पर इसका अर्थ समझा जाएगा या ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न 24 देखिए, भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्य की आधारभूत घटना कौन सी मानी जाएगी? ठीक है, तो विकल्प के तौर पर हमारे सामने है भाषा का व्याकरण तैयार होना, भाषा प्रयोग के संबंध में लेखकों का जागरूक होना, ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली द्वारा लिया जाना, या फिर ब्रज भाषा में गद्य का प्रणयन किया जाना। तो विकल्प स जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली द्वारा लिया जाना ही जो है आधुनिक काल के साहित्य की आधारभूत घटना मानी जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि रीति काल की जो प्रमुख भाषा थी साहित्यिक भाषा वह ब्रज भाषा थी और आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान फिर खड़ी बोली ने ले लिया। चलिए, प्रश्न 25 है, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के तौर पर नियुक्त थे? तो इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस की है। लल्लू लाल और सदल मिश्र भाषा मुंशी के तौर पर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त थे, है ना, एक प्राध्यापक के तौर पर ये वहां पर पढ़ाते थे। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। किस अंग्रेज विद्वान ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत कहा है? कैरे ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉन गिलक्रास्ट ने, या फिर गार्सद तासी ने? तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। प्रश्न 27 देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या था? ये क्या मानते थे कि जो खड़ी बोली है उसका स्वरूप विशुद्ध उर्दू परक है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, संस्कृत उर्दू मिश्रित है, या फिर विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है? तो देखिए, राजा लक्ष्मण को हम प्रजा हितैषी नामक पत्र इन्होंने निकाला था, उस वजह से जानते थे, है ना। 1861 में इन्होंने आगरा से निकाला था प्रजा हितैषी नामक पत्र, और साथ ही इन्होंने महाकवि कालिदास की जो अमर कृति रही है अभिज्ञान शाकुंतलम, उनका हिंदी में अनुवाद भी किया था शकुंतला नाटक से। ठीक है, तो भाषा के संबंध में इनका मानना था कि हिंदी और उर्दू जो है अलग अलग हैं, इसलिए इन्होंने हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृत निष्ठ बनाने की चेष्टा की थी। प्रश्न 28 देखिए, 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा भी अपनाई गई? ठीक है, तो ये 4 गद्य लेखक कौन कौन है? इंशा अल्लाह खान, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और लल्लू लाल। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी गद्य की आधारशिला कायम करने के लिए। लेकिन सदल मिश्र इनमें से ऐसे लेखक हैं, गद्य लेखक, जिनकी शैली को इनके परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली थी?
नाथुराम शर्मा शंकर को, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही प्रेमघन या फिर राम नरेश त्रिपाठी को। तो इनमें से नाथुराम शर्मा शंकर ऐसे लेखक हैं जिनका रचना काल भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग तक माना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, ठीक है। और साथ ही इन्होंने शंकर सतसई करके एक ग्रंथ भी लिखा था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जलकर नष्ट हो गया था। तो इनको समस्या पूर्तियां जैसी विविध रचनाओं के लिए भी याद किया जाता है और कहा जाता है कि इनको सैकड़ों उपाधियों से सम्मानित किया गया था, जिनमें से भारतेंदु, प्रगेंदु और साहित्य सुधाधर विशेष हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? मैथिलीशरण गुप्त को, श्रीधर पाठक को, प्रताप नारायण मिश्र या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो मैथिलीशरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्योंकि गुप्त जी राष्ट्र कवि केवल इसलिए नहीं हुए कि देश की आज़ादी की पहले राष्ट्रीयता की भावना से यह लिखते रहे, वह देश के कवि इसलिए भी बने क्योंकि वह हमारी चेतना, हमारी बातचीत, हमारे आंदोलनों की भाषा भी बन गए थे। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण उन्हें 1941 में जेल भी जाना पड़ा था। तब तक जो है वह हिंदी के एक प्रतिष्ठित कवि बन चुके थे। प्रश्न 31 देखिए कि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में, चिरगांव में, काशी में या फिर पटना में? तो हम सब जानते हैं या नहीं भी जानते तो हमें पता होना चाहिए कि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो उस समय का ब्रिटिश भारत के तौर पर जाना जाता था। मतलब ब्रिटिशों का गुलाम था ना इंडिया, ठीक है। तो 3 अगस्त 1886 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 3 अगस्त को ही कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उनकी जयंती के तौर पर, ठीक है। गुप्त जी राष्ट्र कवि के साथ साथ हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि तो माने ही जाते हैं। साथ ही इनकी जो विशेष रचनाएं हैं जैसे भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ बद्ध, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, है ना, गुरुकुल, जय भारत, विष्णुप्रिया, उर्मिला, तो इस तरह की इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। नाटक है रंग में भंग, राजा प्रजा, सैरंध्री, हिडिंबा, अनघ, चरणदास और तिलोत्तमा। साथ ही इन्होंने भास जी के जो संस्कृत नाटक थे उनका भी अनुवाद किया, जैसे स्वप्न वासवदत्ता के नाम से, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक नाम से। और उन्होंने जब इनका अनुवाद किया तो किस नाम से किया था? मधुप नाम से, ठीक है, मधुप उपनाम से किया था, तो याद रखना है। प्रश्न 32 देखिए, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प के तौर पर है सन 1920, सन 1921, सन 1914 या फिर सन 1922। तो ऑप्शन स जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रिय प्रवास महाकाव्य का जो प्रकाशन वर्ष है 1914 में हुआ था, ठीक है। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका रचना काल जो है सन 1909 से सन 1913 के बीच का है, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ था सन 1914 ईस्वी में। ओके। प्रश्न 33 देखिए, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? विकल्प के तौर पर हमारे सामने है शांत पथिक, एकांतवासी योगी, कामायनी या फिर प्रिय प्रवास। तो आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है एकांतवासी योगी को। श्रीधर पाठक की यह रचना है, ठीक है, एकांतवासी योगी। और श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है ना। इन्होंने यह रचना किस शैली में लिखी है? लावनी और ख्याल शैली में लिखी है। ओके, तो यह भी एक तथ्य हो जाता है महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरी तेरी यह दशा, इस रचना के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो नागरी तेरी यह दशा के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु के पश्चात द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्य के तौर पर विख्यात होते हैं और सरस्वती पत्रिका वास्तव में इस युग की साहित्यिक चेतना का प्रतीक बन जाती है ना। और इन्हें जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा आचार्य की उपाधि देती है तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन इन्हें वाचस्पति की उपाधि से विभूषित करता है। प्रश्न 35 देखिए, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कवि निराला, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो सियाराम शरण गुप्त का महाकाव्य है नकुल, ठीक है। और सियाराम शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई थे। प्रश्न 36 देखिए, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना से है? ऑप्शन के तौर पर है भारत भारती, शांत पथिक, बापू या फिर आद्रा। तो देखिए यह जो पंक्तियां हैं यह मैथिलीशरण गुप्त की रचना से है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ना विकल्प वह भारत भारती दिया गया है, जबकि यह पंक्तियां जो है जयद्रथ बद्ध से है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है तो भारत भारती फिर लगाना होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपने जयद्रथ बद्ध लिखना है, ठीक है, मतलब वही टिक करना है। जयद्रथ बद्ध का प्रकाशन वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1910 में जो है जयद्रथ बद्ध का प्रकाशन हुआ था।
यह मैथिलीशरण गुप्त का एक प्रसिद्ध खंड काव्य है और यह हरिगीतिका छंद में रचित है। प्रश्न 38 देखिए, प्रिय प्रभास की कथा किस पर आधारित है? कृष्ण पर, मीरा पर, शिव पर या फिर गणेश पर? तो हम सभी जानते हैं कि प्रिय प्रभास की कथा जो है भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है और इसमें जो है कृष्ण का कैसा रूप दिखाया गया है? एक महापुरुष के तौर पर जो है श्री कृष्ण को प्रेजेंट किया गया है इस रचना के माध्यम से, ना कि एक ब्रह्मा के रूप पर। प्रश्न 39 देखिए, मैथिलीशरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? झनकार में, यशोधरा में, साकेत में या फिर द्वापर में? तो देखिए मैथिलीशरण गुप्त के जो रहस्यवादी गीत है ना, उनका संयोजन किया गया है किसमें? झंकार में। ठीक है, क्योंकि झंकार जो है इनका कविता कोश है। प्रश्न 40 देखिए, चातक खड़ा चोंच खोले है, सुपट खोले सीप खड़ी, पंक्ति के रचयिता कौन है? दिनकर, श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त या फिर सोहनलाल द्विवेदी? तो मैथिलीशरण गुप्त का जो कविता कोश है ना झंकार, उसी की यह काव्य पंक्ति है, चातक खड़ा चोंच खोले है, सुपट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ी हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। प्रश्न 41 देखिए, बेणु लोक गूंजे धरा के रचनाकार कौन है? गोपाल शरण सिंह, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर दिनकर? तो वेणु लोक गूंजे धरा के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी, यह इनकी कविता है। ठीक है, कविता का शीर्षक है। प्रश्न 42 है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह काव्य पंक्ति किसकी है, किस कवि की है? श्रीधर पाठक की, रत्नाकर की, दिनकर की या फिर द्विवेदी की? तो देखिए श्रीधर पाठक की यह काव्य पंक्ति है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। नेक्स्ट प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में ही दूध आंखों में पानी, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो हम सभी जानते हैं यह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति रही है मैथिलीशरण गुप्त की और उनकी जो रचना थी ना यशोधरा, उसी से यह काव्य पंक्तियां हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में ही दूध और आंखों में पानी। प्रश्न 44 देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ की हैं? प्रिय प्रभास, साकेत, भारत भारती या फिर कानन कुसुम? तो यह पंक्तियां भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। हरियोध की रचना प्रिय प्रभास जो कि कृष्ण राधा पर आधारित है। ठीक है, तो उसी की यह काव्य पंक्ति है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्रश्न 45 देखिए, मैथिलीशरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। सबसे पहले कौन सी रचना, उसके बाद कौन सी? ठीक है, मतलब प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी और लेखन वर्ष के अनुसार भी। साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग या फिर रंग में भंग पहले होगा, हेमंत, साकेत, भारत भारती बाद में? तो इस तरह से आपके सामने जो विकल्प है, सही विकल्प वह है ऑप्शन स, हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती और फिर साकेत। तो यही सही क्रम होगा कालक्रम के अनुसार। ओके। प्रश्न 46 देखिए, गर्भरंडा रहस्य किसकी कृति है या फिर इस रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, श्याम नारायण पांडे या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो गर्भरंडा रहस्य जो है नाथुराम शर्मा की कृति है। इसमें उन्होंने क्या दिखाया गया है? विधवाओं की बुरी स्थिति को दिखाया गया और मंदिरों में चलने वाले दुराचार को दिखाया गया, उस पर एक करारी चोट की गई है। ठीक है। प्रश्न 47 देखिए, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर की? तो काव्य मंजूषा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक काव्य संग्रह है। ठीक है। प्रश्न 48 देखिए, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या फिर लोचन प्रसाद पांडे? तो लोचन प्रसाद पांडे की रचना है पद्य पुष्पांजलि। प्रश्न 49 है, निम्न लेखकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरोही क्रम में लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामविलास शर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है और रामचंद्र शुक्ल है। तो ऑप्शन द जो है इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, क्योंकि सबसे पहले आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद फिर रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद आते हैं फिर रामविलास शर्मा। प्रश्न 50 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोड से कीजिए। एक तरफ पत्र पत्रिका का नाम है और दूसरी तरफ इनके संपादक है। तो बताइए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हम सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था 1903 ईस्वी से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपके 3। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली थी, इसका संपादन किया था। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र ही ब्राह्मण पत्रिका के संस्थापक भी रहे और संपादक भी रहे। और हिंदी प्रदीप आपकी अगेन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए कोड के तौर पर 3 4 1 2 अर्थात कूट जो दिया गया है उसमें ऑप्शन अ जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का।
प्रश्न 51 देखिए, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? अर्थात ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने छायावाद में भी लिखा, प्रगतिवाद में भी लिखा, नव मानवतावाद में भी लिखा, अर्थात इस दौर की रचनाएं भी लिखी? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत ऐसे कवि हैं जो कि इनके क्रमिक विकास को देखा जाए इनकी रचनाओं का, तो छायावाद, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के और इनके युगीन कार जो महत्वपूर्ण लेखक रचनाकार रहे हैं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो यह आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि यही प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं और यह पहले भी प्रीवियस परीक्षाओं में भी रिपीट हो चुके हैं। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ आपके साथ। नमस्कार।